गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बात कर रहे थे गरीबी और विकासात्मक मुद्दे। पिछले वीडियो में भी गरीबी के बहुत सारे आयामों की चर्चा मैंने करी थी। आज गरीबी आकलन की जो समितियां बनी भारत में, उस पर चर्चा करूंगा। शॉर्ट 15-20 मिनट, 10-15 मिनट में हम आपको कितना समझा सकते हैं, बट मैं हिंट्स दे दूंगा कि हम क्या क्या मेन माइलस्टोन रहे हैं भारत में। और बहुत अच्छा टॉपिक है, ये हमें पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो ओरिजिनल बुक्स हैं उनको पढ़िए। दत्ता सुंदरम इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है, ठीक, वो किताब अच्छी है। और सारी किताबें जो लोकल पब्लिशर्स छापते हैं या मैगजीन में भी कई बार विशेषांक आते हैं, वो आपको पूरी समझ नहीं दे सकते। एग्ज़ाम से पहले हर कोई मैगजीन अपने विशेषांक निकालती, बट वो जो इश्यू होते हैं, जो विशेषांक होते हैं, वो पूरी समझ टॉपिक की आपको नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप और बुक्स पढ़ रहे हैं, जो मूल पुस्तकें हैं, बेसिक बुक्स जो हैं, जैसे दत्ता सुंदरम है, तो और एनसीईआरटी, बेसिक तो एनसीईआरटी है, 11th to 12th के लिए एनसीईआरटी, तो वहाँ से आपकी समझ विकसित होती है। तो आज बात करते हैं गरीबी के मूल्यांकन के लिए कौन सी समितियाँ बनी। तो बात शुरू होती है 1938 से। पंडित नेहरू के समय से ये बात चर्चा शुरू होती है। और आप जानते हैं कि भारत में योजना बोर्ड का भी बात पहला जो आइडिया था वो इसी 1938 में आया था। तो इसमें जो गरीबी की रेखा का निर्धारण किया गया था, वो ये कहा गया था पंडित नेहरू के द्वारा कि भारत में जिन लोगों की 15 से 20 रुपए प्रति माह आय है, से कम आय, उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाए। आप ध्यान दे रहे हैं कि 1938 में ये कहा गया था कि जिनकी आय 15 या 20 रुपए से कम है, उन्हें गरीबी से नीचे या गरीब माना जाए। ठीक है, बात आगे चली, भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक, योजना आयोग भी बना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बने और गरीबी पे ध्यान दिया गया। लेकिन ट्रिकल डाउन थ्योरी नेहरू जी की थी। नेहरू जी का जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर था, और वो ही मानते थे, नेहरू जी ये मानते थे कि अगर हम तीव्र औद्योगिकीकरण करेंगे तो जो विकास के लाभ हैं वो छिनकर धीरे धीरे गरीब तक पहुंचेंगे। ये नहीं था कि वो आइडिया खराब था, नहीं 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 भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो था नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने मॉडल 51 में स्टार्ट कर लिया था। और ठीक है, 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें इस चीज़ को हमने पूरी तरह से ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर को हम कमांडिंग हाइट्स में रखेंगे, ठीक है, समाधि या ऊंचाइयों पे रखेंगे। अब कभी इकोनॉमी के टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ मैं आपको ये समझाऊंगा भारत की अर्थव्यवस्था के कि कमांडिंग हाइट्स में क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार के द्वारा जो नियंत्रित उद्यम थे, जैसे भारतीय रेल है, कोल इंडिया है, ठीक है, ये सारे सेल है, भेल है, ये सारे के सारे जो सरकारी उपक्रम थे, ये हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत, ठीक है, भारी औद्योगिकीकरण की नीति के तहत नेहरू जी के द्वारा शुरू किए गए थे। और उनका ये मानना था कि ट्रिकल डाउन, कि विकास के लाभ छिनकर गरीब तक जाएंगे, उसमें कोई गलत नहीं था। कि ये आइडिया ये था कि भाई अगर हम कोई लगा रहे हैं, जैसे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने 3 बड़े स्टील कारखाने दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लगाए, तो ये जो 3 क्षेत्र थे ये बहुत पिछड़े क्षेत्र थे। तो जब इनमें हमने इंडस्ट्री लगाई, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए हम बिजली ले गए, हम वहाँ तक रेल कनेक्टिविटी ले गए, वहाँ तक सड़क कनेक्टिविटी ले गए, पावर ले गए, ठीक है, बिजली की आपूर्ति ले गए। तो उस क्षेत्र तक जब गई बिजली गई, तो वहाँ के आसपास के जो गांव थे उनको भी तो बिजली मिली। जब उस राउरकेला तक रेल कनेक्टिविटी गई, तो उस एरिया के अन्य क्षेत्रों को भी तो रेल कनेक्टिविटी मिली। तो नेहरू जी का जो आइडिया था वो ये था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, वी विल कंसंट्रेट ऑन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट शैल टेक केयर ऑफ द पॉवर्टी। विकास ही अपने आप गरीबी को दूर कर देगा। बट 70 के बाद हमें यह रियलाइज करने लगा, ठीक है, कि जैसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं इसको, पैराडाइम शिफ्ट का मतलब एकदम कि दृष्टिकोण बदल जाना, ठीक है, या रणनीति बदल जाना, या अप्रोच बदल जाना। तो 71 में जो रणनीति थी वो ये महसूस की जाने लगी कि गरीब विकास जो हो रहा है उससे हमारी जो भीषण गरीबी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, वो दूर नहीं हो रही है। इसलिए 71 में नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। ठीक,
विकास की जगह क्या आ गया, मूल की पेंटरेटिंग अप्रोच इसको हम कहते हैं। नेहरू जी के अप्रोच को मैंने कहा ट्रिकल डाउन थ्योरी, और इसको हम कहते हैं पेंटरेटिंग अप्रोच। ठीक है, तो पेंटरेटिंग अप्रोच की भाई गरीबी हटाओ के लिए फिर डेवलपमेंट मॉडल लाए गए, पीडीएस सिस्टम लाया गया। ठीक, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम। ठीक है, और कुछ जो विशेषकर पॉवर्टी स्ट्राइकिंग जो एरियाज थे उनके लिए विशेष कार्यक्रम बन गए, क्षेत्र आधारित कार्यक्रम बनने शुरू हुए। ठीक, बट 70 से लेकर 91 तक ये अप्रोच काम करती रही और इसके कुछ अच्छे परिणाम निकले। ऐसा नहीं था कि इसका फल नहीं मिला, लेकिन जो बंद इकोनॉमी थी भारत की, ठीक है, बंद इकोनॉमी का मतलब क्या था कि प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। सब क्षेत्र सब प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले नहीं थे। मोस्टली 243 एरियाज ऐसे थे जो भारत सरकार के लिए आरक्षित थे, और इसी तरह कई राज्य सरकारों के लिए आरक्षित थे। ठीक है, टाटा, बिरला, अंबानी या कोई भी प्राइवेट प्लेयर वहाँ नहीं आ सकते थे। ठीक, तो सरकार, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स थे नहीं, तो सरकार के पास जो केवल राजस्व आता था, जो कॉरपोरेट टैक्स या इनकम टैक्स, तो कहाँ से आना था, लेकिन जो थोड़ा बहुत कारा आता था सरकार की अपनी निगमों से और कुछ कॉरपोरेट से, जो थोड़ा बहुत कॉरपोरेट भारत में थे भी, तो उसी कर राजस्व से सरकार को अपने खर्चे भी चलाने होते थे और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाने होते। तो इसलिए हमारे पास इतने रिसोर्स होते नहीं थे। डिफेंस भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, ठीक है, पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, और आपका सूखा है, बाढ़ है, ये सब भी देखना होता था। सो विद इन लिमिटेड रिसोर्स इट वॉज नॉट वेरी पॉसिबल फॉर द एनी गवर्नमेंट ऑफ एट दैट टाइम टू रिमूव द पॉवर्टी और इरेडिकेट द पॉवर्टी। ठीक है, विशेषकर जो इंटेंस पॉवर्टी उसको दूर करना बहुत कठिन था उस समय की सरकारों के लिए। बट आप फिर आता कि पैराडाइम शिफ्ट होता है 1991 में। 1991 में भारत धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू करता है, और आप सभी जानते हैं कि एलपीजी की प्रोसेस शुरू हो जाती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद धीरे धीरे सरकार ने जो आरक्षित किए थे सारे क्षेत्र अपने लिए, ठीक है, जो 91 का बजट था और आपके बाद की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसमें सरकार ने सारे एरियाज़ को पहले घटाकर केवल 6 क्षेत्र अपने लिए आरक्षित किए। बाद में वो 6 क्षेत्र भी घटा करके 3 क्षेत्र कर दिए, और बाकी धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर, एविएशन सेक्टर, ये सारे खुल गए प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक, मार्केट इकोनॉमी के तेजी से ग्रो करने के बाद क्या हुआ, सरकार का कर राजस्व 2 फायदे हुए। एक तो सरकार का जो निगम जो सरकार खुद कर रही थी, ठीक, जैसे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट लिया है, तो डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा सरकार ने, विनिवेश के द्वारा सरकार ने अपने बहुत सारे लोक उपक्रम प्राइवेट पार्टिसिपेशन में दे दिए, ठीक है, ज्वाइंट कोलैबोरेशन में दे दिए, कुछ पूरी तरह से फुली प्राइवेटाइज कर दिए। ठीक है, जैसे विदेश संचार निगम लिमिटेड था, वो 14,000 करोड़ में टाटा को बेच दिया गया। तो इस तरह सरकार ने बहुत सारे, जहाँ सरकार एक क्षेत्र राज था वो सब हटा करके, जहाँ, ठीक है, सरकार का बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगता था, उन क्षेत्रों से सरकार हट गई और कुछ ही क्षेत्रों में रही, प्राइवेट सेक्टर आ गया। पहले केवल एमटीएनएल, बीएसएनएल ही आपको दूरसंचार की सेवाएं देते थे, उसके बाद ये एयरटेल आ गया, ठीक है, आपका और बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, अब जियो भी आ गया। तो उससे सरकार को सेवाएं देने के लिए जो वर्क फोर्स रखना पड़ता था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो तनख्वाह देनी पड़ती थी, पेंशन नहीं, उसकी ज़रूरत कम होने लगी। तो जो पैसा हमारे पास बचा मार्केट से, जो टैक्सेस है उसके द्वारा, और सरकार के अपने खर्चे कम होने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे सरकार के पास सरप्लस फंड आने लगे डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो सरप्लस फंड थे उसके कारण ही हम पिछले एक 91 के बाद जो देखते हैं कि गरीबी निवारण की दिशा में बहुत सार्थक कदम हुए। तो मैं बात कर रहा था गरीबी निवारण के लिए, और मैं बीच में ये सिर्फ थोड़ा सा एक आपको आइडिया देना था कि किस तरह पैराडाइम, 3 पैराडाइम हमारे उसमें रहती हैं। बट हमारी जो मुख्य चर्चा है वो ये है कि गरीबी निवारण के लिए क्या समितियाँ आई। नेहरू जी के समय में जो समिति आई थी, मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि 15 रुपए से 20 रुपए तक जिनकी आय है उससे कम आय के लोगों को हम गरीब कहेंगे। उसके बाद 71 में आपका दांडेकर और रथ करके एक समिति गठित की गई। दांडेकर और रथ बहुत है, आप बहुत अच्छा इनका नाम है, 71 में है। इन्होंने जो आकलन किया, उन्होंने ये कहा कि कैलोरी के आधार पर, कैलोरी इनटेक, कि कितना किसको कैलोरी मिल रहा है, जिसको एक निर्धारित सीमा से कम कैलोरी का फूड मिल रहा है उसको हम गरीब मानेंगे। तो इन्होंने उसको एकदम कैलोरी इनटेक पे कंसंट्रेट कर दिया। इन्होंने कहा 2250 कैलोरी से कम जिसे फूड मिलता है उसे गरीब माना जाए, और उस आधार पर गरीबी की रेखा का निर्धारण किया जाए। ठीक है, इसके बाद 79 में वाई की अलग समिति गठित की गई। बहुत ही वाई की अलग समिति बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आगे भी इन्होंने यूपीएससी रिफॉर्म्स में भी इनकी समिति का बहुत बड़ा योगदान था, वाई की अलग समिति का। ठीक,
तो ये वाई के अलग वहाँ अलग थी, गरीबी निवारण के लिए अलग, गरीबी आकलन के पे इन्होंने अलग रिपोर्ट दी है, यूपीएससी रिफॉर्म्स पर अलग अलग रिपोर्ट दी है। तो बट यहाँ पे मैं गरीबी निवारण के लिए इनकी जो रिपोर्ट थी उसकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने भी कैलोरी इनटेक को ही क्या माना था, गरीबी निर्धारण का आधार माना था। इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया। वाई के अलग समिति ने जो 1979 में बनी थी, शहरी गरीबी के लिए अलग पैरामीटर रखा और ग्रामीण गरीबी के लिए अलग रखा। का शहरी क्षेत्रों में जिन्हें 2400 से कैलोरी से कम इंटेक जिनकी है, ठीक है, वैसी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2400 कैलोरी की, लेकिन जिस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है उस व्यक्ति को हम गरीब कहेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2100 कैलोरी इंटेक होना चाहिए। अगर किसी का 2100 से कम है तो वो हम गरीब मानेंगे। लेकिन इसमें उनकी आलोचना हुई, का शहरों से ज़्यादा तो लोग गाँव में काम करते हैं, ठीक, हल चलाते हैं, ठीक है, पानी लाते हैं, मतलब अपने बहुत सारे फिजिकल वर्क करते हैं, तो वहाँ बल्कि शहरों में तो लोग बैठे रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेक होनी चाहिए, कैलोरी इंटेक। तो बट इनका काम था, लेकिन चूंकि वो एरा हमारे क्लोज इकोनॉमी का, बंद अर्थव्यवस्था का था, उस समय इतने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था चीज़ों को, लेकिन फिर भी काम कर रहा था। योजना आयोग समय समय पर ऐसी समितियाँ गठित करता रहता था और इसके इन समितियों से सुझाव भी मांगता था। तो पहले 38 में नेहरू जी की अध्यक्षता वाली समिति, फिर आपका रथ और दांडेकर समिति 71 में, और 79 में वाई के अलग समिति। इसके बाद थोड़ा और इम्प्रूवमेंट जो होता है वो 93 में तेंदुलकर समिति से होता है। तेंदुलकर समिति, ये बहुत ही अच्छी इकोनॉमिस्ट थे तेंदुलकर, और इनका नाम आपका वित्त मंत्री बनने के लिए भी संभावित था 1991 में। तो तेंदुलकर समिति ने 93 में जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने पहली बार पैरामीटर बदल दिए, ठीक। अभी तक जो समितियां आई थी, चाहे दांडेकर रथ समिति हो, चाहे वाई के अलग समिति हो, वो उन्होंने केवल ये कहा था कि कितना इनका कैलोरी इंटेक है, इस आधार पर गरीबी का निर्धारण करें। लेकिन पहली बार तेंदुलकर समिति ने कहा कि भोजन के अलावा अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, उस पर लोग खर्च कितना करते हैं, उसके हिसाब से गरीबी का आकलन। तो खर्च के आधार पर, परचेजिंग पावर भी कह सकते हो, खर्च के आधार पर गरीबी के निर्धारण का पहला प्रयास 2009 में हुआ, और ये तेंदुलकर समिति ने किया था। तेंदुलकर समिति ने ये कहा था कि इनका जो कैलकुलेशन का आधार था वो था मैक्सिमम, ठीक, परचेजिंग पावर फॉर एजुकेशन रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड एंड हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक। यानी कि शिक्षा पे कितना खर्चा कर रहा है, पोषण पे कितना खर्च कर रहा है, और स्वास्थ्य पे कितना खर्च कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये पहली बार नया पैरामीटर बना था जो हम पिछली वाली समितियों में नहीं देखते हैं। लेकिन इनकी समिति को भी कुछ खास मतलब विशेषकर वित्त आयोग ने इसको लेकर के थोड़ा सा ये कहा कि भाई आपका जो क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो सी रंगराजन समिति फिर गठित हुई। सी रंगराजन समिति ने ये कहा कि इन्होंने जो आपका तेंदुलकर समिति थी, तेंदुलकर समिति तो ये कहा कि भाई वो स्वास्थ्य पे लोग कितना खर्चा करते हैं, पोषण पर कितना खर्चा करते हैं, शिक्षा पर, इसको कैलकुलेट करके और फिर हम गरीबी की रेखा का निर्धारण करें। लेकिन सी रंगराजन समिति ने सीधे सीधे कह दिया कि गरीबी की रेखा का निर्धारण ठीक शहरी क्षेत्र में इतने रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में इतने रुपए। इन्होंने कहा शहरी क्षेत्र में 972 रुपये, सॉरी ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये। तो कहाँ से चले थे 15 रुपये 20 रुपये से, और फिर वापस सी रंगराजन समिति में कहाँ पे आ गए, आकर के हम आ गए 972 और 1407, ठीक। तो आपका नेहरू समिति के बाद आपका दांडेकर और रथ समिति, बीच में मैं शायद आपको लकड़ावाला समिति के बारे में न बता पाया हूँ। तो लकड़ावाला समिति भी आई है
पहले नेहरू समिति, दांडेकर रथ समिति, उसके बाद आपका वाइकी अलग समिति, 93 में लकड़ावाला समिति। अच्छा, लकड़ावाला समिति के बारे में मैं बता दूं, इनकी बात ये थी, इन्होंने कहा कि हम हर राज्य के लिए एक ही पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते। जो भी पैरामीटर सिक्किम पे लागू होता है वो यूपी पे लागू नहीं होता, और जो यूपी पे लागू होता है वो आपके हिमाचल पे लागू नहीं होता, क्योंकि हर राज्य की विशिष्ट परिस्थितियां हैं। इसलिए जितने राज्य हैं हर राज्य के लिए अलग से गरीबी रेखा का निर्धारण होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको याद रखना होगा। 93 की जो लकड़ावाला समिति है, डीटी लकड़ावाला समिति, वो पहली समिति थी जिसने हर राज्य के लिए अलग से गरीबी रेखा का निर्धारण की बात की। हाँ, तेंदुलकर समिति से हम देखते हैं पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है कि जो गरीबी को केवल भोजन तक मानते थे सीमित, उसके बाद भोजन के अलावा जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण, उस पर खर्च कितना हो रहा, उस आधार पर गरीबी का निर्धारण का सुझाव इन्होंने दिया था, लेकिन अस्पष्टता थी। इसलिए सी रंगराजन समिति आई और सी रंगराजन समिति ने ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये 1972 रुपीज़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये 1407 रुपीज़ को हम गरीबी की रेखा का मानक मान लें। ठीक, अब नीति आयोग जब आ गया 2014 में, तो नीति आयोग ने तो इन सब से आगे बढ़कर कहा कि हम गरीबी निर्धारण के लिए बहुआयामी सूचकांक का उपयोग करेंगे, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उसमें इन्होंने 12 लगभग गरीबी से जुड़े हुए जो आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे आपका शिक्षा है, पोषण है, पानी है, स्वच्छता है, आवास है, ठीक, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के गरीबी का आकलन किया जाएगा। और जो ये 2014 में नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये कुछ न कुछ यूएनडीपी के पॉवर्टी इंडेक्स से मिलता जुलता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन इन ग्लोबल एंड लोकल गवर्नेंस, ठीक है, कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसके पैरामीटर्स को हम लोकल लेवल पर लागू कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम आगे जा कर के पढ़ते हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है, या अब जिनको हम SDG, पहले वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे MDG, अब उनका नाम हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, तो वो जो मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वो उनको ध्यान में रख करके 2014 के बाद भारत की विकास की और गरीबी निवारण की नीतियाँ निर्धारित होने लगी हैं। तो UPPCS में तो खैर इसकी कम संभावना होती है, लेकिन UPSC में कई बार वो ये लेते हैं कि किस प्रकार से वैश्विक अभिशासन, ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक, वैश्विक अभिशासन के अनुरूप भारत की नीतियाँ निर्धारित हो रही हैं, टिप्पणी करें। बट यूपी में यही है कि आपको समितियों का संक्षेप में इनका जो जितना मैंने बताया उतना आपको लिखना है, और ये आपके पर्याप्त मार्क्स देता है। ठीक है, बहुत ही इसमें इन्फॉर्मेटिव, इसमें सारी बातें हैं वो आप लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में वो भी आप सॉल्व करते रहिए, और ज़रूर लिखिए, 200 वर्ड रोज़ लिखिए।